हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग हमारा जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए जीके में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसको एक कदम हम लोग और आगे बढ़ाएंगे। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से बता दीजिए कि हम लोग जो है यहाँ पर मैं लाइव आ चुके हैं, आवाज़ आपको बराबर आ रही है? वेरी गुड। सभी को गुड इवनिंग फ्रेंड्स। जी जी, स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। सभी को गुड इवनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़े इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हर सुबह होती है ना, आपके पास में दो चॉइस होती है। या तो आप लोग सोए रह सकते हो, या तो आप लोग उठ सकते हो, अपनी नींद को त्याग सकते हो और अपने जो ड्रीम्स है उसको चेज कर सकते हो। हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि कई बार हम लोग जो है सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि ये चीज करनी है, इस तरीके से करना है, उस तरीके से करना है। जब आप लोगों ने आपका लक्ष्य जो है ना फ्रेंड्स बहुत विशाल होता है ना, तो विशाल जो है वो आप लोगों को तपस्या भी करनी पड़ती है उसके लिए। अगर इच्छा उतनी बड़ी है, तपस्या भी उतनी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये याद रखना है। हर रोज, हर सुबह आपके पास में, ये एक मेटाफर के रूप में बोला गया है हर मॉर्निंग में, लेकिन हर मोमेंट में आपके पास में दो चॉइस होती है कि इस समय आपने क्या करना है। अभी आप लोग जो है लेक्चर देख रहे हो, कुछ लोग होंगे जो इस समय में इंजॉय कर रहे होंगे और समय को ऐसे ही इधर उधर जाने दे रहे होंगे। आप लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग आगे बढ़ रहे हो। इसी तरीके से छोटे छोटे मोमेंट्स को ना अपने आप में कैप्चर कीजिए, छोटे छोटे मोमेंट्स को जो है अपने अंदर में लीजिए, मेहनत कीजिए। आप लोग एक दिन जो है छोटे छोटे मोमेंट्स बहुत बड़ी सफलता आप लोगों के लिए लेकर आएंगी। हम लोग यहाँ पर में फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोगों ने यहाँ पर मेरे सेशन को लाइक कर दिया है, उन सभी लोगों का तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है, जो आप लोग ऐसे छोटे छोटे जो है वो मोमेंट्स दे रहे हो मुझे, मोटिवेशन वाले आप लोग। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हो वहाँ पर में शेयर ज़रूर कर दीजिए आप सभी लोग, ताकि ऐसे ही फ्रेंड्स हम लोगों की पूरी टीम जो है वो मोटिवेट होते रहे आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लाइक्स एंड शेयर क्यों ज़रूरी है, क्यों मोटिवेशन ज़रूरी है? आपको पता है कि सुबह भी हमने क्लास ली थी, मॉर्निंग में भी करंट अफेयर की क्लास ली थी, उसके लिए रात भर जो है वो बनाना पड़ता है, इस क्लास के लिए बनाना पड़ता है, पूरी टीम इसके लिए काम करती है। तो उन लोगों को बड़ी खुशी होती है जब आप लोग अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर में देते हो। ठीक है, पूरी की पूरी टीम को। तो सुल्तानाज ड्रीम जो है फ्रेंड्स 1905 में बंगाली फेमिनिस्ट जो है एक राइटर ने लिखी थी। आपको बताना है सुल्तानाज ड्रीम करके ये जो बुक है ये किसने लिखी है, ये आप लोग बताइए। सुल्तानाज ड्रीम, ठीक है, सुल्तानास ड्रीम, ये बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है जी, सुरेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पर में वो कॉल जा रहा है सबके पास में, बहुत सारे लोगों के पास में कॉल आ भी गया होगा आप लोगों में से। ठीक है, मैक्सिमम लोगों के पास में कॉल चला गया होगा। जिन लोगों के पास में आया नहीं है अभी तक कॉल, उन लोगों के पास में भी आ जाएगा कॉल। ठीक है, आपने टेंशन नहीं लेना, सबको जो है सुबह से ही कॉल्स जा रहे हैं, बाकी लोगों के पास में भी आ जाएंगे। जिन जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है ना, उन लोगों को पूरा उन लोगों से पूछने के लिए कि कैसे कैसे आप लोग कर सकते हो, कहाँ कहाँ आप लोगों ने, किसी ने स्विच करना है इधर उधर में कोर्स के अंदर में, तो वो सारी की सारी चीज़ें और कोर्स कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें बताने के लिए। तो जिनके पास में नहीं आया है वो लोगों के पास में बहुत जल्द आ जाएगा। तो सुल्ताना का जो स्वप्न है फ्रेंड्स, ये लिखी थी बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने। तो आंसर जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा? ठीक है, आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि ये सुल्ताना का जो स्वप्न है, इसके अंदर में इन्होंने जो है एक ऐसी कहानी लिखी है जिसमें सुल्ताना नाम की लड़की एक स्वप्न देखती है, जिसके अंदर में वो देखती है कि सारी की सारी दुनिया में से लड़कों को भगा दिया गया है, मतलब सारे लड़कों को भगा दिया गया हमको, और केवल लड़कियां लड़कियां बची है, और वो लड़कियां ही पूरी दुनिया के ऊपर में राज कर रही है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो सुल्ताना का स्वप्न बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने लिखी थी, ये याद रखना है, बेगम रुकैया ने। ठीक है, बेगम रुकैया। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको ध्यान से देखिए आप लोग। आप लोगों को बताना है कि भारत के संविधान के अंदर में केंद्र और राज्य के संबंध में कौन से आर्टिकल्स के अंदर में उल्लेख किया गया है, कौन सा पार्ट है बेसिकली। और केंद्र और राज्य, इसका मैंने आप लोगों को ना एक ट्रिक बताया था, अगर कोई मुझे बता पाए वो ट्रिक तो मान जाएंगे हम लोग। ठीक है, बताइए जल्दी जल्दी से। जी, जिन जिन के पास में कॉल नहीं आया उन लोगों के पास में आ जाएगा अभी आज। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो हम लोगों में संबंध कब अच्छे रहेंगे? हम मिले, तुम मिले, ठीक है,
और आगे का लाइन मुझे नहीं याद। ठीक है, बताइए क्या था वो गाने के अंदर में। तो एक और एक जो है फ्रेंड्स 11 हो जाते हैं अगर मिल जाए तो एक और एक 11, वेरी गुड। यहाँ पर मैं किसने, बहुत सारे लोगों ने, क्या बात है यार, मेरे बच्चे बड़े हो गए। ठीक है, तो एक और एक जो है 11 हो जाते हैं। तो पार्ट नंबर 11 के अंदर में सेंटर स्टेट रिलेशन, संबंधों के बारे में लिखा है। तो याद है आप लोगों को। ठीक है, ये बड़ी खुशी की बात है कि देखो आप लोगों ने ट्रिक लगा ली है, ट्रिक से याद हो गया आप लोगों को, है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो जो है एक और एक 11, 11 नंबर का जो पार्ट है उसमें केंद्र और राज्य के संबंधों के बारे में बताया गया है आप लोगों को। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। तो ASI की स्थापना कौन से साल के अंदर में हुई थी, ये आप लोगों को बताना है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना हुई थी 1861 के अंदर में। उस समय में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, भारत के वायसराय कौन थे, ये क्वेश्चन आता है आप लोगों से। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, ठीक है, पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ये भी कहा आप लोगों से पूछा जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये क्वेश्चन एक और आता है आप लोगों से। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना जो आप लोगों से पूछे जाते हैं वो सारे के सारे मैं आप लोगों से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो ध्यान से समझिए आप लोग कि सबसे पहले तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 के अंदर में हुई थी, ये हम लोगों ने देख लिया है यहाँ पर में। दूसरी चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि इस समय में भारत के वायसराय कौन थे फ्रेंड्स? इस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। प्लस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले जो है डायरेक्टर जनरल कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंगम, अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर कनिंगम, कनिंगम, ठीक है, कनिंगम। और इन्हीं को जो है फ्रेंड्स फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है। और ये भारत के पहले भारत के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले जो है वो डायरेक्टर जनरल भी थे। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने आंसर लगा दिया है और 2-3 आंसर इसके साथ में हम लोगों ने और भी देख लिए हैं इसके। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आप लोगों का। अलेक्जेंडर कनिंगम पहले डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 में हुई थी लॉर्ड कैनिंग के समय में। मेहरगढ़ द न्यूलिथिक सेटलमेंट इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? मेहरगढ़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट जगह है फ्रेंड्स, ठीक है। कौन सी वाली जगह, कौन से वाले समय काल की है? पहली बात तो आप लोगों ने एक चीज़ ये याद रखना है कि जो आप लोगों का बेसिकली अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में मेहरगढ़ की, तो मेहरगढ़ जो है ये पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक या नियोलिथिक, जो 3 कालखंड है ना हमारे पूरा पाषाण, हमारे पाषाण काल के, ठीक है, जब हम पत्थरों में जंगलों में रहा करते थे, ठीक है, पत्थरों के सहारे से, तो ये नवपाषाण काल की जगह है। नियोलिथिक मतलब अभी जब हम लोगों ने खेती का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था, तो नियोलिथिक काल की जगह है मेहरगढ़। एनवीएस में आया था कि मेहरगढ़ जो है कौन से कालखंड की जगह है, तो नवपाषाण काल की जगह है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत है एक, वहां पर में ये जगह आप लोगों को मिलेंगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को करीब 7000 साल पहले जो है कपास उगाने के सबूत आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर में है पाकिस्तान, आज का पाकिस्तान, और यहाँ पर में बलूचिस्तान नाम का जो प्रांत है ना, वहाँ पर में आपको मेहरगढ़ नाम की जगह मिलेंगी, इस जगह पे मेहरगढ़। ओके, चलिए ये याद रखना है आप लोगों ने। iOS में टीचिंग परीक्षा ऐप कैसे डाउनलोड करें? तो iOS के अंदर में गीतिका शर्मा जी एक बार ना आपको कॉल करना पड़ेगा, उसके अंदर में टीम आपको बता देंगी कि iOS के अंदर में, एंड्रॉयड में तो आसान है, एप्पल्स के जितने भी फ़ोन हैं आप लोगों के उसके अंदर में वो आराम से कैसे उसको डाउनलोड किया जा सके, उसकी उसकी जो प्रोसेस है वो बता देंगे आप। प्रायद्वीप जो है फ्रेंड जनरली क्या होता है? प्रायद्वीप, ठीक है, तो प्रायद्वीप या जो पेनिनसुला होता है वो जनरली एक ऐसा हिस्सा होता है आप लोगों का जो पानी से एक साइड से, 4 साइड से, 2 साइड से या 3 साइड से, कितने साइड से घिरा हुआ होता है। तो प्रायद्वीप, जब भी ये शब्द आप लोग सुनो, ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप भी एक आता है, तो याद रखना हमेशा आप लोगों ने ये 3 साइड से घिरा हुआ होता है, ठीक है, 3 साइड से। तो जैसे भारत का प्रायद्वीप है, ये भारतीय प्रायद्वीप, इसको बोला जाता है भारतीय प्रायद्वीप, ठीक है, इंडियन पेनिनसुला। ये एक इधर साइड से, ठीक है, इधर साइड से आपको दिख रहा है पानी से घिरा हुआ, इधर साइड से और इधर साइड से, तो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। कोई भी भूमि जो 3 साइड से पानी से घिरी हुई होती है, जैसे ये अरेबियन पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप, एक साइड, ठीक है, दूसरा साइड और ये तीसरा साइड, तो 3 साइड से ये पानी से घिरा हुआ है। ओके, तो ये अरब पेनिनसुला, अरब प्रायद्वीप हो गया आप लोगों का। इस तरीके से आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है। तो अरेबियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आपको बताना है कि निम्नलिखित लेखों में से किसे, निम्नलिखित जो है इनमें से किसको अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है, ठीक है, मतलब उसको जो है
यूनानी जो लेखक थे उन लोगों को जमता तो था नहीं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग कुछ भी नाम को बदल देते थे, नाम का जो है वो कुछ भी कर देते थे, भलता भलता सा लिख देते थे। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोग देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त की, ठीक है, तो चंद्रगुप्त जो है ना, चंद्रगुप्त उसको पता है क्या बोला है उन्होंने, ठीक है, चंद्रगुप्त को बोला है सैंड्रोकोटस, सैंड्रोकोटस, सैंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस बोला है, एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, ठीक है। तो किसको जो है एग्रामीज या जेंड्रामीज कहा है इन लोगों ने, ठीक है, एंड्रामीज या जेंड्रामीज किसको कहा होगा ये बताओ जल्दी से आप लोग। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने प्लीज इस चीज को याद रखना है आप लोगों ने, कि यहाँ पर मैं आप लोगों का जो अजात शत्रु है, ठीक है, उसको उन्होंने एग्रामीज या जेंड्रामीज उन लोगों ने लिखा है, अजात शत्रु को लिखते समय उन लोगों ने, ठीक है। तो सैंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, एग्रामीज, जेंड्रामीज, इस तरीके से ये लोग नाम लिख दिया करते थे, इसको याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। जब भी इनको जमता नहीं था तो कुछ भी लिख दो। अगर मान लीजिए इन लोगों को आपका नाम लिखना होता तो क्या लिखा होता, आप लोग बता सकते हो क्या? आपका अपना अपना नाम सोचो कि आपका नाम क्या हो सकता था। मैं अपना नाम भी सोच रहा हूँ कि मेरा नाम क्या, अगर मान लो यूनानी लोगों के पास में उस समय मेरा नाम होता तो मेरा नाम क्या लिख देते वो लोग, ठीक है। तो आपका नाम क्या लिख दिए होते, ठीक है। तो वो भी आप लोग देख लेना अपना अपना। बाकी फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा को आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर में भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, ताकि आप लोगों को इंपॉर्टेंट फीड्स वहाँ पर में मिलती रहे। चहलगमी, ठीक है, चहलगनी या ग्रुप ऑफ 40 वॉज सेटअप बाय विच रूलर्स, चहलगनी या 40 लोगों का समूह किस शासक द्वारा स्थापित की गई थी। चहलगनी, मान लीजिए कि मैं राजा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं यहाँ पर मैं एक छोटा सा टापू है उसको मैंने ले लिया, मान लो 4x6 जो है फीट का, और यहाँ पर मैं उसका राजा अपने आप को घोषित कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ पर मैं क्या करूँ, बहुत सारे मतलब ये शासन चलाना है मेरे को पूरा, तो क्या कर सकता हूँ, 40 लोगों को रखूंगा यहाँ पर मैं अपने आसपास में, ठीक है, मेरे मंत्रिमंडल में जो मेरे को सलाह दिया करेंगे। तो चहलगनी बेसिकली एक छोटा सा मंत्रिमंडल टाइप का था जहाँ पर में 40 लोग हुआ करते थे, ठीक है, तुर्किश ओरिजिन के, जो राजा को सलाह दिया करते थे। तो ये जो चहलगनी वाली जो प्रथा है, ठीक है, ये किसने स्टार्ट की थी, तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट की थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। चहलगनी 40 लोगों का समूह। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि एक एग्जाम थी जिसके अंदर में क्वेश्चन आया था कि चहलगनी जो है ये कौन से वंश के होते थे, तो तुर्किश वंश के होते थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, तुर्किश, ठीक है, तुर्किश, तुर्किश या तुर्क लोग होते थे, ये तुर्क ओरिजिन के होने चाहिए थे, ये कंपलसरी था इन लोगों के लिए अगर आप लोगों को ये यहाँ पर में रखना है तो, ठीक है। तो अमीर चहलगनी या 40 लोग इनको कहा जाता था, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट वाले जो सबसे ज़्यादा फेथफुल इनके स्लेव्स होते थे। फेथफुल स्लेव्स का मतलब आप लोग समझ लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर में कि जो है जो आपके जो सबसे भरोसेमंद लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को यहाँ पर अपने आसपास में रखो, ये वाली बात थी इनकी। तो आंसर आप लोगों का इल्तुतमिश हो जाएगा। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था जिसने 1211 से 1236 तक शासन किया, और अमीर चहलगनी की इसने शुरुआत की थी। 40सा या 40ही भी इसको बोला जाता था, जिसके अंदर में 40 लोग होते थे जो आसपास रहते थे इसके राजा के, और राजा को सलाह दिया करते थे। इसको बंद किसने कर दिया गया, किसने कर दिया था, ये चहलगनी जो था, इसको एंड किसने किया था, एंड किसने किया था, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इसको खत्म किसने किया था, एंड किसने किया था, तो इसको एंड किया था बलबन ने, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, बलबन ने इसको खत्म कर दिया था बाद में आकर, ठीक है, बाद में आकर इसको खत्म कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। यहाँ पर में पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ पर में स्थित है, तो पुरातात्विक स्थल जो है एक इनाम गांव नाम का, ये आप लोगों को कहाँ पर में मिलेगा, तो इनाम गांव नाम की जो जगह है फ्रेंड्स, ये आप लोगों को कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, महाराष्ट्र में कहाँ पर में मिलेंगी, इनाम गांव नाम की जगह। इनाम गांव जो है ये आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स महाराष्ट्र में, ठीक है, पुणे के पास में एक जगह है आप लोगों की, पुणे के पास में एक जगह है, ठीक है, इनाम गांव। ये इनाम गांव एक रिवर के किनारे पे बसा हुआ है, ठीक है, एक नदी है, ठीक है, उस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है घोड़ नदी, घोड़, ठीक है, घोड़ नदी है, उसके किनारे के ऊपर में यहाँ पर में बसा हुआ है ये इनाम गांव। ये घोड़ नदी जो है बाद में जाकर जो है भीमा नदी में जाकर मिल जाती है, भीमा में, और ये भीमा नदी खुद जाकर जो है कृष्णा नदी में जाकर मिल जाती है बाद में, कृष्णा नदी में। तो भीमा नदी जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और घोड़ नदी भीमा की सहायक नदी है, ठीक है। तो इनाम गांव आप लोगों का घोड़ नदी के किनारे के ऊपर में बसा हुआ है, ठीक है। तो घोड़ नदी के किनारे पे बसा हुआ है इनाम गांव। यहाँ पर में जो जितने भी लोग मरते थे, ठीक है, मतलब सभी जगह पे मरते थे लोग, लेकिन यहाँ पर में जो भी मरेगा, ठीक है, उसको जो है फ्रेंड्स उत्तर की तरफ में सर रख के दफना दिया जाता था, नॉर्थ की तरफ में सर रख के,
हमेशा उत्तर दिशा में सर रख के दफनाने की प्रथा थी इन लोगों की, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलिए, तो इनाम गांव आप लोगों को यहाँ पर में महाराष्ट्र के अंदर में मिलेगा, ये याद रखेंगे आप सब। नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे भारत का बादशाह खान भी कहा जाता है? बादशाह खान ऑफ इंडिया, अल्लामा इकबाल को, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या मौलाना मोहम्मद अली को? बताइए। बादशाह खान के नाम से भी फेमस है वो, बादशाह खान। मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है ना एक आंदोलन भी चलाया था, खुदाई खिदमतगार नाम से। एक आपको हिंट दे दिया, खुदाई खिदमतगार नाम से एक शांतिपूर्ण आंदोलन चलाया था। इनको जो है फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, पाकिस्तान का गांधी भी इनको कहते हैं, ठीक है। ये इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे के बहुत खिलाफ थे। इन्होंने शिकायत की थी कि भाई क्यों तोड़ रहे हो हमारे देश को, इतना प्यारा देश है हमारा, क्यों अलग कर रहे हो, जबकि खुद ये मुस्लिम थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है, इनको बादशाह खान भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी इनको कहते हैं। प्लस ये पहले नॉन इंडियन थे, क्योंकि अब तो ऑब्वियस ही बात है, इनका जो इनका घर था वो पाकिस्तान वाले एरिया में चला गया था। ये बड़े नाराज़ थे उससे, कई दिनों तक पाकिस्तान ने इनको जेल में भी रखा था, ठीक है। तो बाद में इनको जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो पहले विदेशी व्यक्ति बन गए थे ये जो भारत रत्न से सम्मानित हुए। लेकिन मैं कभी कभी इनकी किस्मत के ऊपर में यार ऐसा लगता है, बेचारों को क्या कितना बुरा लगता होगा कि जिस देश में ये खुद इनको भारत रत्न मिलना चाहिए था, उनको एक पहले विदेशी के तौर पर भारत रत्न मिलने का जो है एक बहुत ही खराब वाला गौरव हासिल इनको हुआ कि विदेशी जिस देश के लिए आखिरी तक वो करते रहे कि नहीं प्लीज़ मत तोड़ो इसको, मत तोड़ो, एक रहने दो, हम लोग सुलझा लेंगे, ठीक है, वहाँ पर में। चलिए, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, ये याद रखना आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर में। तो इनको बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन, बापू, महात्मा, इस तरीके से इनको जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, एक मैंने आज करंट अफेयर कराया था सुबह वाली क्लास के अंदर में, बिहार में कितने बच्चे थे, बिहार का करंट अफेयर जब करा रहा था, बापू टावर बन रहा है, बापू टावर, ठीक है, बापू टावर कौन से शहर में बन रहा है बापू टावर, ठीक है, बता सकते हो आप लोग? खान अब्दुल गफ्फार खान का बता दिया आपको। लाल बहादुर शास्त्री को मैन ऑफ पीस कहा जाता था। आयरन मैन ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का जो हैप्पी वाला बर्थडे है वो कब आता है? 31 अक्टूबर को आता है, जिसको हम लोग एकता दिवस के नाम से भी मनाते हैं, एकता दिवस, ठीक है, यूनिटी डे, एकता दिवस के रूप में भी हमारे भारत के अंदर में मनाया जाता है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी, पंडित जी, इस तरीके से कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न या भारत का अजात शत्रु, ठीक है, मॉडर्न इंडिया का अजात शत्रु भी इनको कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो व्हाट इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ रिवर रवि? रावी नदी जो थी उसका ऋग्वेदिक नेम क्या है ऋग्वेद के अंदर में? तो ऋग्वेद जो कि सबसे प्राचीन वेद है, आपको पता है सबसे पुराना वेद, चारों वेदों में सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट। इसके अंदर में रावी नदी को किस नाम से जाना गया है? वितस्ता, असिकनी, शुतुद्री, ठीक है, परुष्णी। तो परुष्णी नदी के नाम से इसको जाना गया है। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स एक चीज़ यहाँ पर में बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली है आप लोगों की, ठीक है। अभी जो है ना एक बड़ी वो चल रही है, ठीक है, बहस चल रही है, भारत नाम है, इंडिया नाम रखे, क्या रखे। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ऋग्वेद के अंदर में एक जगह के ऊपर में ये उल्लेख आता है कि एक भारत कबीला था, ठीक है, भारत कबीला था, ठीक है, ठीक है, और इधर साइड में 10 जो है अलग अलग कबीले थे, 10 अलग अलग कबीले थे इधर साइड में। इन लोगों के बीच में जो है युद्ध हुआ था रावी नदी या पारुष्णी नदी के किनारे के ऊपर में, जिसको 10 राजन युद्ध कहा जाता है, ठीक है, 10 राजन युद्ध, क्योंकि 10 राजाओं के साथ में भारत कबीले ने लड़ाई लड़ी थी और भारत कबीला जीत गया था इसके अंदर में, ठीक है, भारत कबीला जीत गया था। तो इस वजह से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और पता चलती है कि भारत जो है, जो एनसीईआरटी में यहाँ पर मैं दिया हुआ है कि भारत जो है एक लोगों का समूह था, ठीक है, जो इस साइड में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लिखा था। आपको जो आपकी सीटेट की एग्जाम है उसके अंदर में एक बार क्वेश्चन आया भी था आप लोगों का कि भारत शब्द का उल्लेख हम लोगों को एनसीईआरटी के अंदर आप लोगों को जो है ऋग्वेद के अंदर में मिलता है। तो भारत कबीले के लोग कहाँ रहा करते थे? तो नॉर्थ ईस्ट में रहा करते थे, यहाँ पर में नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर में, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, इधर साइड में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स अब भारत बात निकली है तो थोड़ा सा हम लोग और इसको मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आप मुझे बता सकते हो कि हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर में जो है हमारे देश का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कौन सा आर्टिकल है? तो प्लीज़ इसको याद रखना आप लोग, आर्टिकल नंबर
वन जो है उसमें लिखा हुआ है हमारे देश का नाम होगा इंडिया, ठीक है, दैट इज भारत, ठीक है, भारत शॉल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये याद रखना है, हमारे भारत के आर्टिकल नंबर 1 में, हमारे भारत के संविधान के पहले ही आर्टिकल के अंदर में दोनों नाम लिखे गए हैं, इंडिया और भारत। तो हमारे देश के दोनों नाम हैं हमारे संविधान के अनुसार, आर्टिकल नंबर 1 के अंदर में ही दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 में इंडिया दैट इज भारत, ठीक है, इंडिया जिसको भारत भी कहा जाता है या भारत जिसको इंडिया भी कहा जाता है, शॉल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आप लोगों से एक और चीज़ यहाँ पर में सवाल क्लियर हो गया आप लोगों का कि भारत क्या है। तो भारत जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है, भारत फेडरेशन नहीं है, ठीक है। भारत क्या है, एक यूनियन, एक संघ है, जो अलग अलग राज्य है उनका एक संघ है, जिसमें से किसी अलग अलग राज्यों को ये अलाउड नहीं है कि वो बाहर निकल जाए करके, ठीक है। इससे ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो ये चीज़ याद रखेंगे फ्रेंड्स आप लोग, आर्टिकल नंबर 1 के अंदर में यहाँ पर में ये जानकारी आप लोगों को दी गई है, ठीक है। इंडिया दैट इज भारत विल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। नाउ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, ठीक है। आप लोगों का मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जो झीलम नदी है आप लोगों की, झीलम नदी, इसको वितस्ता कहा गया है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, वितस्ता कहा गया है इसको। ओके, चेनाब नदी को असिकनी कहा गया है, ठीक है, चेनाब नदी को, रावी नदी को परुशनी, बियास नदी को विपाश कहा गया है, बियास नदी को विपास, सतलज को शुतुद्री, ठीक है, गोमती नदी को गूमल, कुर्रम नदी जो है उसको क्रूमू, और घग्गर नदी को जो है यहाँ पर में दृशादवती कहा गया, दृशादवती, दृशादवती। ओके, एक एक करके मैं आप लोगों से ना इसके अंदर में क्वेश्चन भी पूछूंगा आपके जोड़ियां मिलाने वाले आने वाले लेक्चर के अंदर में, ठीक है। टेलीग्राम के ऊपर में भेज देना सर, ये जी बिल्कुल सुने तो त्यागी जी, ये वाला मैं अभी टीम प्लीज़ जो है हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये वाली जो स्लाइड है इसको प्लीज़ टेलीग्राम के ऊपर में सेंड कर देना, अगर पॉसिबल हो तो अभी भेज दीजिए ताकि उन लोगों को मिल जाए, सारे लोगों को, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाज आल्सो नोन एज, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूं, दो एक्ट आप लोगों को याद रखने हैं, एक है एक है काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909, इसको किस नाम से जाना जाता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इसको किस नाम से जाना जाता है। ये दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट से पॉइंट है आप लोगों के। 1909 वाला जो है आप लोगों का, ठीक है, इसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और इसको जाता है आप लोगों का, ये जो आप लोगों का 1919 वाला है, इसको मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, चैम्सफोर्ड, ठीक है। तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट या मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, दोनों ही नाम से इसको जो है आप लोग बोल सकते हो। तो 1909 वाला जो है आपका, लॉर्ड मॉर्ले उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, ये वायसराय थे, वायसराय, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पर मैं भी बात करूँ तो मॉन्टेग्यू जो है हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, और चैम्सफोर्ड जो है वायसराय थे, तो दोनों ने मिलकर बनाया था इसको, इसी वजह से मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। और इसको जो है आप लोग मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जानते हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताओ आप लोगों को, अब यहाँ पर मैं बात निकली है तो एक और चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ मैं यहाँ पर मैं, ठीक है। अब जब निकली है बात तो एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये तुम्हारा जो चचा का लड़का था लॉर्ड मिंटो, ठीक है, लॉर्ड मिंटो, ठीक है, ये भारत का क्या था, वायसराय था, 1909 का जब आया ना, तो भारत का ये वायसराय था, ये याद रखना है आप लोगों ने। इसी को कहा जाता है, ठीक है, भारत के अंदर में, भारत के अंदर में जो सांप्रदायिक, ठीक है, सांप्रदायिक जो है आप लोगों का सांप्रदायिक जो निर्वाचक मंडल है, ठीक है, निर्वाचक, ठीक है, निर्वाचक मंडल जो है आप लोगों का, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल, इसका जो है सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जन्मदाता इसको कहा जाता है, जन्मदाता, ठीक है, जन्मदाता, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर में क्या किया गया था मैं बताता हूँ आपको। ये जो तुम्हारा कजन भाई था, ठीक है, अंग्रेज भाई, ठीक है, इसने क्या किया, देखो यहाँ पर में इसने बोला कि भारत के अंदर में हिंदू और मुस्लिम जो है बड़े प्यार से रहते हैं सभी लोग, तो क्या करते हैं हम इसमें फूट डाल देते हैं।
मुस्लिम्स को जो है कुछ एक्स्ट्रा अधिकार दे दो, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मैं इनको थोड़ा सा बुरा लगेगा हिंदूज को और बाकी लोगों को। तो फूट डालो और राज करो की नीति यहाँ से स्टार्ट कर दी उसने, लॉर्ड मिंटो ने। तो मुस्लिम्स को ज़्यादा अधिकार, कुछ अलग निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया कि कुछ रिजर्वेशन दे दो करके मुस्लिम्स को। तो दोनों में जो एकता थी उसमें फूट पड़ जाएंगी। तो फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इसको कहा जाता है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये भी याद रख सकते हो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। बाकी आप लोगों से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछा था, बताओ जल्दी से। इसमें क्या पूछा था आप लोगों से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब मेरे को यहाँ पर से देखकर बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें से देखो जल्दी से और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर में। ओके, जी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर में बात करेंगे तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म रिपोर्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा पर्टिकुलरली आप लोगों का। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, वेयर वाज फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू बी हेल्ड, वाज टू बी हेल्ड, ठीक है। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, ये क्वेश्चन डी ट्रिपल एस बी के अंदर में पूछा गया था, ठीक है। डी ट्रिपल एस बी, ठीक है, जो पीआरटी है आप लोगों का 2022 के अंदर में मार्च महीने के अंदर में हुआ था, जो स्पेशल एजुकेटर का था आप लोगों का, स्पेशल एजुकेटर, स्पेशल एजुकेटर, ठीक है। एक उसके अंदर में ग्रामेटिकल एरर था, वो मैंने आप लोगों को बता दिया, इंग्लिश के अंदर में आप देख लेना उसको, ठीक है। वो इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर में ही गलत था वो। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया जाना था, जाना था कहाँ पर में आयोजित होना था। तो देखिए फ्रेंड्स, 1885 के अंदर में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1885 के अंदर में, ओके। पहले इन्होंने सोचा कि इसको कहाँ पर में आयोजित करेंगे, हम लोग पूना में आयोजित करेंगे, ठीक है, पूना में। बट उस समय में पूना के अंदर में जो है ब्यूबोनिक प्लेग फैला हुआ था, तो बोले यार प्लेग वहाँ पर में फैला हुआ है, महामारी फैली हुई है, तो पूना से कैंसिल करके इसको कहाँ पर में शिफ्ट कर दिया गया, बॉम्बे में शिफ्ट कर दिया गया। ये याद रखना है आप लोगों ने। तो इसको पहले बार कहाँ पर में आयोजित किया जाना था, पूना में आयोजित किया जाना था। पहले इसकी जो लगा डिसाइड किया गया था सबसे पहले, वो डिसाइड किया गया था पूना में आयोजित करने का इसको। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। पुणे में आयोजित करने का डिसाइड हुआ था यहाँ पर में, लेकिन वहाँ फ्लैग नहीं फैला हुआ था, प्लेग फैला हुआ था, प्लेग प्लेग, ठीक है, प्लेग। तो बॉम्बे में हुआ था ये, ठीक है। चलिए, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो फ्रेंड्स। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट वाले आप लोगों के जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशंस है, ये भी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, ओके। फ्लैग के कारण नहीं हुआ था रे मेरे लालो, इतने सारे लोग कैसे कर सकते गलती। प्लेग है वो, प्लेग हिंदी में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, देखो यहाँ पर मैं, प्लेग ऐसा वाला प्लेग, ठीक है, प्लेग। फ्लैग नहीं था, फ्लैग क्यों फैलाएंगे भाई, ठीक है, फ्लैग। अरे आप नहीं सुन रहे, बहुत सारे लोग लिख रहे फ्लैग, प्लेग प्लेग। हाँ, ये अमृता रानी ने सही लिखा है एकदम, हाँ बिल्कुल, शिवानी वर्मा ने भी सही स्पेलिंग लिखी है। देखिए, तो ये आप लोगों का है फ्रेंड्स, आप लोग इसको क्या कर सकते हो, आप लोग इसको जो है टेलीग्राम से ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं ये पूरी जो इंपॉर्टेंट वाले सेशंस की लिस्ट है आप लोगों की, जो आप लोगों के हुए थे 1885 के अंदर में, 1896 के अंदर में, ठीक है, रहमतुल्लाह सयानी थे, कलकत्ता में सेशन हुआ था आप लोगों का, पहली बार जो है जनगण मन गाया गया था यहाँ पर में, ठीक है। लखनऊ के अंदर में जो है आप लोगों का 1899 के अंदर में होता, रोमेश चंद्र दत्त इसके अंदर में थे, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले बनारस में ये सेशन हुआ था जिस समय बंगाल का विभाजन हुआ। दादा भाई नौरोजी फिर से बने थे कलकत्ता में 1906 के अंदर में। और इस समय में जो है फ्रेंड्स पहली बार स्वराज का नारा दिया गया था, ठीक है, हमें स्वराज चाहिए करके। नाउ इस क्वेश्चन का आंसर का आप लोग करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा वाला सही नहीं है ये बताना है आप लोगों ने। सारे के सारे देखिए और बताइए यहाँ पर मैं, बिल्कुल मोहम्मद मिनहास जी बिल्कुल करवा देंगे। साउंड बहुत कम आ रही है, एमडी रेहान अंसारी जी बोल रहे हैं, बाकी लोग एक बार प्लीज कंफर्म कर देंगे कि क्या आवाज़ कम आ रही है जी। तो आंसर जो है, अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि एक उन्होंने कहा है कि ये जो टॉपिक वाइज है वो करवा दीजिए। तो यूपी परीक्षा चैनल को आप लोग जानते हो, यूपी परीक्षा, ठीक है, यूपी परीक्षा एक चैनल है आप लोगों के लिए। इसके ऊपर में जो है पीईटी की जो है पूरी की पूरी पढ़ाई हो रही है आप लोगों की, फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी पीईटी की पढ़ाई, ओके। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि इसके ऊपर में ना मेरा पूरा का पूरा जो है 30 डेज का फ्री क्रैश कोर्स चलने वाला है, 30 डेज का फ्री क्रैश कोर्स, फ्री क्रैश कोर्स यूपी पीईटी का। तो जितने भी बच्चे हैं जो बाकी के जो पीईटी दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, वो सारे के सारे लोग जो है इसके ऊपर में आ सकते हैं आप लोग, ठीक है। सारे के सारे यूपी परीक्षा के ऊपर में। तो यूपी परीक्षा चैनल को जो है आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग जो है सब्सक्राइब करके रख सकते हो यहाँ पर में, ओके। चलिए।
तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, बैटल ऑफ खांडवा 1527 में, बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, बैटल ऑफ चंदेरी 1530 के अंदर में। तो कौन सा वाला सुमेलित नहीं है? तो चंदेरी की लड़ाई जो है वो लड़ी नहीं सकता था 1530 में, क्योंकि बाबर की जो है इस समय में डेथ हो गई थी। ठीक है, डेथ हो गई थी उनकी 1530 में। चंदेरी की लड़ाई जो है फ्रेंड्स बेसिकली 1528 के अंदर में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने। बैटल ऑफ चंदेरी 1528 के अंदर में। कितने लोगों का सही था जल्दी से आंसर करके बता देंगे आप सभी लोग? ठीक है, चलिए गुड। बैटल ऑफ चंदेरी जो है आप लोगों की 1528 के अंदर में हुई थी। ठीक है, बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में। 1529 के अंदर में जो है आप लोगों की चंदेरी की लड़ाई नहीं हुई थी, 1528 के अंदर में हुई थी मेदिनी राय के साथ में, बाबर की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर में हम लोग, ये आप लोग देख सकते हो इंपॉर्टेंट जो लड़ाई है बाबर की। ठीक है, चंदेरी की लड़ाई 1528 के अंदर में बाबर की मेदिनी राय के साथ में हुई थी, नर्मदा नदी के किनारे के ऊपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। एक बार जो है फ्रेंड्स आप लोग सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, टीचिंग परीक्षा चैनल को, जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज है फ्रेंड्स यहाँ पर में 2.5 लाख सब्सक्राइबर होने से। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूँ कि ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। ठीक है, किस ज्वालामुखी को लाइट हाउस कहा जाता है भूमध्य सागर का? क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर में जो है ना, ये जो ज्वालामुखी है आप लोगों का जब फटता है ना, तो रात के समय में भी बिल्कुल एकदम बहुत दूर तक जो है वो एक हल्की सी रोशनी रहती है वहाँ पर में। ठीक है, तो विसुवियस, एटना, पिनाटुबो, स्ट्रोम्बोली। तो आप लोग देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रोम्बोली जो है ना आप लोगों का, ये जो ज्वालामुखी है इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है। भूमध्य सागर के इलाके के अंदर में है ये, मेडिटेरियन जो एरिया है वहां पर में आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रोम्बोली आइलैंड एक है। ठीक है, वहां पर में आप लोगों को दिखेगा ये। दिखाऊं मैं आप लोगों को स्ट्रोम्बोली आइलैंड देखना है आप लोगों को? ठीक है, सिसिली के नॉर्थ कोस्ट के ऊपर में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, स्ट्रोम्बोली आइलैंड, जस्ट अ सेकेंड। आजा भाई मैप हमारा। ठीक है, अपने पास में पूरी तैयारी है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना है आप लोगों ने। हरियाणा, वो कुछ बच्चों ने कहा था कल रात में हरियाणा कहा है सर ये बताने के लिए, तो वो कर दिए थे। ठीक है, स्ट्रोम्बोली आइलैंड। ठीक है, स्ट्रोम्बोली आइलैंड जो है हम लोग यहाँ पर मैं देख लेते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, स्ट्रोम्बोली आइलैंड यहाँ पर मैं आप लोगों को आई होप दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये भूमध्य सागर है और यहाँ पर में देखिए आप लोग स्ट्रोम्बोली आइलैंड है यहाँ पर में, इस जगह पे। ठीक है, थोड़ा सा जूम और करते हैं, हमारा भारत भी देख लेते हैं हम लोग। ये है हमारा भारत यहाँ पर में। ठीक है, और इसके इधर में जाओगे तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखेगा फ्रेंड्स भूमध्य सागर, ये है भूमध्य सागर। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते ताकि हम लोग बड़ा करके इसको देख सकें यहाँ पर में। तो भारत के परिप्रेक्ष्य में आप देख सकते हो यहाँ पर में है आपका भूमध्य सागर। ठीक है, मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी में यहाँ पर में स्ट्रोम्बोली आइलैंड है, और स्ट्रोम्बोली आइलैंड जो है वहीं पर आप लोगों को स्ट्रोम्बोली जो है वो ज्वालामुखी मिलेगा, जिसको मेडिटेरियन का लाइट हाउस कहा जाता है। ठीक है, एक एग्जाम के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखोगे तो आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए बहुत खूब। तो स्ट्रोम्बोली, ये आप लोगों को रिवाइज करवा करवा के याद करवा दूं मैं इसको बार बार आप लोगों को? स्ट्रोम्बोली, 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 स्ट्रोम्बोली। ठीक है, चलिए, तो क्या बोली? स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली आइलैंड ही है आप लोगों का, सिसिली जो आइलैंड्स है ना, सिसिली जो है आप लोगों का, ठीक है देश, वहां पर में उसका ही आइलैंड है वो, उसके कब्जे का है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? पुर्तगालियों ने। अब गोवा कहाँ है आप लोगों को ये सबको पता है। ठीक है, गोवा वाले बीच पे आंखें मीच के ठंडी ठंडी आप लोग जो पीते हो। ठीक है, गोवा वाला, गोवा इधर के अंदर में आप लोगों का। पहले ये जो है ना बीजापुर की सल्तनत जो थी उसके कब्जे में था। एक वहाँ पर में पोर्ट है, नेचुरल बंदरगाह है वहाँ पर में। ठीक है, गोवा पोर्ट, मार्मू गोवा पोर्ट भी उसको बोलते हो आप लोग। तो ये जो पोर्ट है उसको हासिल करने के लिए पुर्तगालियों ने क्या किया, जो आदिल शाही सल्तनत थी, बीजापुर की आदिल शाही सल्तनत, उससे गोवा को छीन लिया था, गोवा को जो है वो जीत लिया था। तो गोवा को इन्होंने जीता था फ्रेंड्स 1510 के अंदर में, ये आप लोगों ने याद रखना है 1510 के अंदर में। गोवा को राजधानी कब बनाया गया? ठीक है, कैपिटल कब बनाया गया? कैपिटल पुर्तगालियों की, तो ये बनाया गया था 1530 के अंदर में। प्लीज इसको याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट है। कैपिटल बनाया 1530 में। ठीक है, मतलब यहाँ पर में सिर्फ इंगेजमेंट हुई थी, शादी जो है वो कराई उन्होंने 1530 में। तो इंगेजमेंट हुई थी या लड़की देखी थी उन्होंने 1510 में, शादी कराई 1530 में।
तो ये कई सारे लोग जो है ना ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1510 1530, प्लीज याद रखो जीता था जब जो है ना 1510 साल था वो, और जब उसको कैपिटल बनाया गया वो 1530 का साल था। अलग अलग समय के ऊपर में हुई थी ये दोनों की दोनों चीज़ें, इसको याद रखना है आप लोगों ने। मैं कभी भी आप लोगों से पूछ सकता हूँ कि ये कब हुआ था। अच्छा चलो ये बताओ आप लोग यहाँ पर में नीचे दिए गए जो आपकी पर्वत की श्रृंखलाएं है इनको सही क्रम में लगाइए उत्तर से, ठीक है, कुछ का सही उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। दक्षिण से उत्तर की तरफ में लगाना है, ओ भाई, ठीक है, निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ लगाना है। अब तो आप लोगों को पहले उत्तर से दक्षिण की तरफ तो लगा लो, उसके बाद में जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ में भी लगा ही लेंगे आप लोग। ठीक है, मैं मैप के थ्रू भी आप लोगों को बता देता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स आप लोगों के यहाँ पर मैं देखिए मेरे पास में पर्टिकुलरली आप लोगों के जो है वो आंसर्स यहाँ पर में आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर में। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर की तरफ में लगाना है। कैसे, तो ध्यान से देखिए आप लोग, अगर मैं भारत को यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐसे बनाने की कोशिश भी करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, ऐसा हल्का सा बनाने की कोशिश भी करूँ थोड़ा सा, तो यहाँ पर मैं काराकोरम रेंज है सबसे ऊपर में, जो है काराकोरम रेंज है आप लोगों की, काराकोरम रेंज सबसे ऊपर में, ये आप लोगों को याद रखना है। इसी में K2 भी है आप लोगों का, जो सबसे ऊंची चोटी हमारी, तो 4 जो है सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 4 नहीं आ रहा लास्ट में, क्योंकि आपका नॉर्थ वाला जो है सबसे लास्ट में आना चाहिए, यहाँ जो है वो लास्ट में आना चाहिए। काराकोरम रेंज है ये, यहाँ पर मैं सबसे ऊपर में, तो एक ही जगह है जहाँ पर मैं 4 सबसे आखिरी में दिया था, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं फ्रेंड्स, तो आप लोगों का जो लद्दाख रेंज है काराकोरम के जस्ट नीचे में है आप लोगों की, काराकोरम के नीचे में यहाँ पर मैं आप लोगों को लद्दाख रेंज मिलेगी, लद्दाख। और लद्दाख के जस्ट नीचे में है आपकी झांसकर रेंज, ठीक है, वही झांसकर रेंज आप लोगों की, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। यहाँ पर में है झांसकर रेंज। तो एक क्वेश्चन भी बनता है कि लद्दाख रेंज कौन से दो रेंजेस के बीच में है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये है लद्दाख रेंज, दिख रही है आप लोगों को लद्दाख रेंज, तो लद्दाख जो है ये काराकोरम और झांसकर रेंज के बीच में है, ठीक है। लद्दाख जो है आप लोगों की, ठीक है, काराकोरम और झांसकर माउंटेन रेंज जो है उनके बीच में लद्दाख की रेंज है, ये याद रखना है आप लोगों ने। पहले ये क्लियर करो आप लोग, काराकोरम जो है वो लद्दाख, काराकोरम और झांसकर के बीच में है लद्दाख। एनसीईआरटी के अंदर में भी दिया हुआ है, एक क्वेश्चन भी पूछा था सीटेट के अंदर में आप लोगों से, कि लद्दाख जो है वो लद्दाख जो है काराकोरम के उत्तर में है, लद्दाख काराकोरम के दक्षिण में है, काराकोरम उत्तर में पड़ता है, उसके ऊपर में काराकोरम है, फिर लद्दाख है और फिर झांसकर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि लद्दाख जो है झांसकर के उत्तर में है और काराकोरम के दक्षिण में है। तो काराकोरम, लद्दाख और झांसकर, ठीक है, KLZ, ये याद रख लो आप लोग, ठीक है इसको। और फिर उसके बाद में जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों की धौलाधार जो है आप लोगों की रेंज आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। तो धौलाधार जो श्रेणी है आप लोगों की, पर्वत श्रेणी उसके नीचे में है आप लोगों की, ठीक है। तो सबसे नीचे में आप लोगों की धौलाधार श्रेणी आप लोगों को मिलने वाली है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको याद रख लेंगे आप लोग, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख है यहाँ पर में, फिर यहाँ पर में झांसकर है और यहाँ पर में धौलाधार रेंज आप लोगों को मिलेगी, ठीक है, धौलाधार रेंज। तो इस तरीके से एटलीस्ट अगर आपको ये पहले 3 भी पता होते तो भी आप लोग बहुत आसानी से आंसर कर सकते थे, ठीक है। जल्दी से बताओ ये पॉइंट याद रहेगा क्या, एटलीस्ट ऊपर वाला आप लोग कर लोगे क्या, ठीक है जी। जी हाँ, असम परीक्षा स्टडी जो है इन्होंने बिल्कुल बता दिया। एक बार मैंने आपको बताया था कल जाएंगे पीडीएस लेने के लिए, ठीक है, तो कल जाएंगे पीडीएस लेने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कैसे याद रख सकते थे, कल जाएंगे पीडीएस लेने के लिए, कल, ठीक है, जाएंगे, ठीक है, कल जाएंगे पीडीएस लेने के लिए। तो जाएंगे, जाएंगे से ऐसा याद रखते थे, पीडीएस लेने, पीडीएस लेने, पब्लिक, ठीक है, जो आप लोगों का यहाँ पर में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके उसके हम लोगों ने कर दिया था, कल जाएंगे पीडीएस लेने के लिए। तो कल से काराकोरम, क से काराकोरम, ल से लद्दाख और जाएंगे से झांसकर था, कल जाएंगे, ठीक है, पीडीएस लेने। तो पीर पंजल, धौलाधार और शिवालिक, तो पीर पंजल, धौलाधार और शिवालिक, पीडीएस है ये, ऐसे याद रख सकते हो आप लोग, पीडीएस, पीर पंजल, धौलाधार और शिवालिक, ऐसे भी इसको याद रखा जा सकता था। कल जाएंगे पीडीएस लेने, तो कल से काराकोरम और फिर लद्दाख, फिर जाएंगे से झांसकर रेंज, ठीक है, फिर पीडीएस लेने।
आप लोग जो राशन की दुकान पे जाते हो तो ना पीडीएस लेने के लिए जाते हो आप लोग। ओके, तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आप लोगों का, ऐसा समझ लीजिए आप लोग यहाँ पर में। ओके, तो पीडीएस, पीर पंजल, हौलाधार और फिर शिवालिक रेंज आप लोगों की। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों से एक बार पूछूंगा कि बड़ा वाला क्वेश्चन बना दूं कि एक 6 वाला बना के लेकर आऊं कल मैं? आप लोग रेडी हो? ठीक है, ओके। मैं आप लोगों के लिए एक बड़ा वाला 6 का बना के लेकर आता हूँ कल क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखते हैं कितने लोग याद रख पाते हैं इसको। बाकी सभी लोग जो है वो इसमें लिख देना कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोगों का एक बार रिवीजन हो जाए। निम्नलिखित पुर्तगाली गवर्नर में से किसने भारत में बीजापुर के शासक से गोवा को अधिकृत किया था, कर लिया था? ठीक है जी, पहली बात तो हम लोग ये देखेंगे कि गोवा को अधिकृत जो है किया कब गया था। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आप लोगों को, वो बताइए आप लोग कौन से साल में अधिकृत किया गया था गोवा को? गोवा को अधिकृत कर लिया गया था, ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर से। अब पुर्तगाली गवर्नर ने कौन से ने किया था वो तो चलो हम कर ही लेंगे, लेकिन गोवा को किया कब गया था? तो हमने देखा था लड़की देखने कब गए थे हम लोग, 1510 में। कैपिटल कब बनाया था उसको, कैपिटल बनाया था उसको, वो भी आप बता देंगे मेरे को जल्दी से। तो फ्रेंड्स, दूसरे नंबर का जो आपका पुर्तगाली गवर्नर था, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, तो दूसरा जो पुर्तगाली गवर्नर था आप लोगों का यहाँ पर में, ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, इसके समय में इसको किया गया था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है इसका आंसर हो जाएगा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये पहला गवर्नर था, फर्स्ट गवर्नर था, और अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ये सेकंड नंबर का गवर्नर था पुर्तगालियों का। इसने जो है फ्रेंड सबसे पहले भारत के अंदर में सती प्रथा के ऊपर में रोक लगाई थी। तो सबसे पहले मतलब गोवा में, ठीक है, गोवा और उसके जो इलाके थे, तो कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था? ठीक है, अगर आप लोगों से बोला जाए तो इंग्लिश में तो पोर्तुगीज लिखते हैं ना इसको, तो पोर्तुगीज गवर्नर था आप लोगों का, गवर्नर था, ठीक है, गवर्नर था जिसने सती प्रथा पे रोक लगा दी थी। ठीक है, सती प्रथा को अपने इलाके में रोक दिया था पोर्तुगीज गवर्नर, वो था आप लोगों का फ्रेंड्स अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये याद रखना है। और भारतीय जो महिलाएं हैं उनके साथ में शादी करने को, जो विधवा महिला है उन लोगों के साथ में प्रोत्साहित किया था। तो ऐसा कहा जाता है कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क का उसके पीछे में भी एक राजनीति थी, ठीक है, कि भाई अब कोई यहाँ पर में जो है शीला या चिकनी चमेली जैसी कौन थी वो गाने के अंदर में, वो मैडम साहब जो जाके इनसे तो करेंगे नहीं कि वल्ला हबीबी वल्ला वल्ला हमारा प्रपोजल स्वीकार करो, ये लोगों को तो बाहर ही समझते थे वो लोग। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, इन लोगों ने यहाँ पर में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया, जो भारतीय महिलाएं थी, ठीक है, उन लोगों को जो है बोला कि जाओ, जो लोग जिनके पतियों की मृत्यु हो गई है उनसे शादी कर लो करके, उनका क्या हो जाएगा, उन लोगों को सहारा मिल जाएगा, और यहाँ पर मैं तुम लोगों को पत्नी मिल जाएंगी, और हम लोगों को जो है वो यहाँ पर में बच्चे लोग मिल जाएंगे, जिससे कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ेंगे उन लोगों की। तो बेसिकली ये एक क्रिटिकल पॉइंट कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क का सती प्रथा को बैन करने के पीछे, जो भी रहा हो। बट भाई किसी भी महिला से शादी करना, ठीक है, उसको मतलब बेसिकली उसकी मर्जी से, ऑब्वियस सी बात है, उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं करते थे। ठीक है, उसको सहारा देना, उसको जला देने से तो अच्छा ही था कम से कम, ठीक है, कि उसको जला देने से तो अच्छा ही था। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है था, इसने क्या किया, पुर्तगीज जो इलाके थे वहां पर में उसने सती प्रथा के ऊपर में बैन लगा दिया था। ओके, ये भी याद रख सकते हो आप लोग। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इसी ने गोवा को जीता था बीजापुर सल्तनत से। और बाद में नीनो दा कुन्हा नाम का एक आया था, ठीक है, नाम बड़ा ही मस्त है उसका, नीनो दा कुन्हा। ठीक है, नीनो दा कुन्हा, ठीक है, उसने क्या किया था, 1530 में गोवा को राजधानी बना दिया था। 1530 के अंदर में नीनो दा कुन्हा जो था बीजापुर जो पुर्तगालियों का गवर्नर आया था एक, नीनो दा कुन्हा, 1530 में उसने कैपिटल बना दिया था गोवा को। बाद में गोवा वैसे आज़ाद कब हुआ भारत, मतलब गोवा जो है भारत में कब विलय हुआ, इसका ये भी बता दो यार, इतना खर्चा हो ही गया है मालिक। तो भारत में कब आया गोवा, ये भी आप लोग बता ही देंगे। ठीक है, लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स सभी लोग जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो था फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, पुर्तगालियों का गवर्नर था। 1509 से 1515 के बीच में ये भारत के अंदर में पुर्तगालियों का गवर्नर बन के रहा, और 1510 में इसने गोवा को जीत लिया था बीजापुर की सल्तनत से, और छीन लिया था हमसे 1961 तक। ठीक है, 1961 के अंदर में भारत के अंदर में जो है गोवा को मिलाया गया, पुर्तगालियों को वहां से भगाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने। तो भारत में मिलाने के लिए, भारत में विलीन करने के लिए गोवा के ऊपर में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, अब ये भी बता दो यार, थोड़ा थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता जा रहा है, कोई बात नहीं। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था ये भी बता दीजिए, और खर्चे के चक्कर में आप लोगों को नॉलेज बेस बढ़ रहा है, रिवीजन हो रही है, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था ये भी बता देंगे आप लोग। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोवा को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था।
वेरी गुड फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया। तो देखिए कुछ लोगों के बच्चे यहाँ पर में आंसर आ भी रहे हैं। ऑपरेशन विजय जो है यहाँ पर में चलाया गया था आप लोगों का, ये याद रखना है आप लोगों ने, ऑपरेशन विजय। ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। तो 17 दिसंबर 1961 को भारत ने जो है ना प्लेन से करीब 30,000 सैनिकों को प्लेन से अलग अलग एरिया से भेजा, फिर बाद में जमीन के रास्ते से, समुद्र के रास्ते से, सब तरफ से भेजकर घेर लिया था गोवा को। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर में स्थित था? गदर पार्टी, अब वो गदर पार्टी मतलब ये वाली गदर 2 वाली पार्टी नहीं है, ठीक है, जो अभी आप लोगों ने देखी होंगी। गदर पार्टी बेसिकली यहाँ पर मैं बात हो रही है फ्रेंड्स आप लोगों की, ठीक है। गदर पार्टी जो के जो है सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल जैसे जो बड़े बड़े नेता थे, इन्होंने अमेरिका में जाकर, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर में इसकी स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गदर पार्टी की स्थापना हुई कब थी? 1913 के अंदर में हुई थी फ्रेंड, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी यूएसए सैन फ्रांसिस्को के अंदर में। इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट इस पार्टी के, गदर पार्टी के, ठीक है, ये याद रखना है, सोहन सिंह भाखना थे। सोहन सिंह भाखना, सिंह भाखना, ठीक है। तो सोहन सिंह भाखना जो है इसके अध्यक्ष थे। बाकी जो है फ्रेंड्स लाला हरदयाल भी जो थे उसी से जुड़े थे, लाला हरदयाल, ठीक है, हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल भी इसी से जुड़े हुए थे, लेकिन पहले प्रेसिडेंट नहीं थे वो, उससे जुड़े हुए थे, बाद में बने प्रेसिडेंट। तो प्लीज़ इसको याद रखना। सैन फ्रांसिस्को यूएसए के अंदर में गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। सोहन सिंह भाखना इसके पहले अध्यक्ष थे, लाला हरदयाल भी इसी से जुड़े हुए थे। ओके, चलिए, तो प्लीज़ इसको याद रखेंगे आप लोग, सभी के सभी लोग। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यूएसए 1913 के अंदर में, ठीक है। चलिए, नाउ फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ज्वारीय बंदरगाह है? टाइडल पोर्ट है आप लोगों का। टाइडल पोर्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब हाई टाइड आती है तभी वहाँ पर में पानी भरता है, बाकी समय में वहाँ पर में बहुत ज़्यादा पानी जो है वो अवेलेबल नहीं रहता है, इसी वजह से उसको टाइडल पोर्ट बोला जाता है। ये भी आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो टाइडल पोर्ट जो है भारत के अंदर में कौन सा है आप लोगों का? टाइडल पोर्ट, ठीक है। तो आप लोगों का जो कांडला पोर्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा फ्रेंड्स, कांडला पोर्ट आप लोगों का, ठीक है, गुजरात के अंदर में। ये जो पोर्ट है ये ज्वारीय पोर्ट है। जब हाई टाइड आती है, मतलब कि समुद्र का स्तर थोड़ा सा हल्का सा बढ़ता है, वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, ठीक है, तो पानी यहाँ पर में भरता है ज़्यादा, ठीक है, इसको इसलिए ज्वारीय टाइडल पोर्ट इसको कहा जाता है। बाकी कोच्चि पोर्ट जो है आप लोगों को बताना है कहाँ पर में, एन्नोर पोर्ट कहाँ पर में, मार्मुगांव पोर्ट कहाँ पर में है। देखो अभी मार्मुगांव पोर्ट के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि गोवा के अंदर में है, ये नेचुरल पोर्ट है और इसी के लिए जो है गोवा को जीता था पुर्तगालियों ने, ये भी आप लोग याद रखोगे। अच्छा, कांड जो है आप लोगों को एक चीज़ बतानी है फ्रेंड्स, आप लोग जो है अभी मेरे को यहाँ पर मैं बता सकते हो, अभी के अभी यहीं पे जितने भी लोग देख रहे हैं, कि आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा, कांडला पोर्ट का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है अभी? जब बाद में जब बदली है ना, अभी नरेंद्र मोदी सरकार जब बनी थी उसके बाद में यहाँ पर में कुछ जो नाम बदले गए थे उनमें से बेचारा कांडला पोर्ट भी था, ठीक है, तो गुजरात में ही है, ठीक है, लेकिन उसका नाम बदल कर उन्होंने क्या कर दिया था, दीनदयाल पोर्ट, दयाल पोर्ट इसका नाम कर दिया था उन्होंने, ठीक है। पेन को क्या हो गया? दीनदयाल पोर्ट इसको नाम कर दिया था, गुजरात के अंदर में ही है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वाले पोर्ट्स दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर में ये यहाँ पर में है कांडला पोर्ट, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर में कांडला पोर्ट, यहाँ आपको गुजरात के अंदर में दिखेगा कांडला पोर्ट। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करेंगे गोवा के अंदर में मार्मुगांव पोर्ट आप लोगों को यहाँ पर में मिलेगा, मार्मुगांव पोर्ट, ठीक है। यहाँ पर में आप लोगों का कोच्चि पोर्ट यहाँ पर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है। टूटीकोरिन पोर्ट जो है तमिलनाडु के अंदर में, ये याद रखना है आप लोगों ने। विशाखापट्टनम पोर्ट जो है आप लोगों का यहाँ पर में देखना है आप लोगों ने, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है जो बनाया गया है इंसानों के द्वारा। पारादीप पोर्ट जो है आप लोगों का उड़ीसा के अंदर में मिलेगा आपको, ये भी याद रखना है, उड़ीसा के अंदर में है पारादीप पोर्ट, ये लिखो आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पारादीप पोर्ट कहाँ पर में है? तो पारादीप पोर्ट जो है उड़ीसा के अंदर में, इसको आप लोगों ने सभी लोगों ने याद रखना है, ठीक है। जी, तो कांडला पोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया है यहाँ पर में? कांडला पोर्ट का जल्दी से आप लोग बता देंगे मेरे को, ठीक है। दीनदयाल पोर्ट नाम कर दिया गया था इसका, दीनदयाल पोर्ट, ठीक है, ये यहाँ पर मैं लिख भी दिया आप लोगों का। कांडला पोर्ट एक टाइडल पोर्ट है अरेबियन सी के तरफ में, ठीक है, गल्फ ऑफ कच्छ के पास में, कच्छ की जो खाड़ी है वहाँ पर में आप लोगों का। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। कौन वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी, जो इस पद पर आने वाली प्रथम भारतीय महिला थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में, ठीक है, सेकंड नंबर की वुमेन, ठीक है, वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? सेकंड नंबर की वुमेन प्रेसिडेंट जो कि फर्स्ट इंडियन आईएनसी प्रेसिडेंट थी, आईएनसी वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी वो।
तो ये थी आपकी सरोजिनी नायडू। ये सेशन कहाँ पर में हुआ था ये आप लोगों को बताना है। 1925 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ था, ये देखते कितने लोग आंसर कर पाते, क्योंकि ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये बताइए कि ये सेशन कहाँ पर में हुआ था आप लोगों का। ठीक है, तो कानपुर के अंदर में ये सेशन आयोजित हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, कानपुर के अंदर में। ओके, 1925 के अंदर में कानपुर में हुआ था, एकमात्र सेशन आप लोगों का जो कानपुर के अंदर में हुआ। वैसे एनी बेजेंट जो है फ्रेंड्स, ये कलकत्ता सेशन के अंदर में बनी थी 1917 में। ये भी लिख दो आप लोग, कलकत्ता सेशन। काफी सारे लोगों को एनी बेजेंट याद होता है, बट ये कलकत्ता और 1917 भूल जाते हैं। सरोजनी नायडू जो है कानपुर सेशन में बनी थी 1925 के अंदर में। ठीक है, ये दोनों के दोनों पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखने, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए इसको। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ठीक है, याद रहेंगे आप सभी लोगों को ये पॉइंट। नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट है आप लोगों का, किस शासक ने पत्थर काट कर या रॉक कट मंदिर वास्तुकला की शुरुआत की थी। पत्थरों को तराश कर जो है वो आप लोगों का आर्किटेक्चर बनाया जाने लगा, उसको मंदिर बनाए जाने लगे पत्थरों को काट कर। ठीक है, मैं आप लोगों को ये पॉइंट इससे जोड़ना चाहूँगा। अभी जो है फ्रेंड्स, पूर्वी चंपारण, ईस्टर्न चंपारण के अंदर में, ईस्टर्न चंपारण के अंदर में एक मंदिर बन रहा है, चंपारण के अंदर में। ठीक है, जहाँ पर में जो है करीब जो है 33 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया जा रहा है। ठीक है, 33 फीट ऊंचा शिवलिंग, वो आपका महाबलीपुरम से काट कर लाया जा रहा है। महाबलीपुरम से एक चट्टान को काट कर लाया जा रहा है उसको। ठीक है, वहाँ पर में तराशा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, वहीं पे उधर ही महाबलीपुरम और ये जो पूरा तमिलनाडु का जो इलाका था, तमिलनाडु और आंध्र का जो कोस्टल इलाका था, वहाँ पर में इन राजाओं का शासन था। ठीक है, पल्लव राजा। तो ग्रहवर्मन, पुलकेशिन दो, महेंद्र वर्मन या विक्रमादित्य। तो आपको याद होना चाहिए फ्रेंड्स कि महेंद्र वर्मन जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है इसकी शुरुआत की थी। पत्थरों को तराश कर या फिर जो रॉक थे, चट्टान थे, उनको तराश कर मंदिर बनवाने की शुरुआत की थी इन्होंने। ठीक है, पत्थरों को तराश कर मंदिर बनाने की शुरुआत। ठीक है, मैं आप लोगों को जस्ट सेकंड ये दिखाना चाहूँगा इसकी ये देखिए आप लोग। ठीक है, इस तरीके से जो है फ्रेंड्स, पत्थरों को काट कर मंदिर बनाना, ये तो बाद में बना आप लोगों का, ये एलोरा का जो टेम्पल है आप लोगों का, कैलाशनाथ टेम्पल। लेकिन इस तरीके से पत्थरों को तराश कर, पत्थरों को काट कर गुफाओं के अंदर में जो है मंदिर बनाने की शुरुआत सबसे पहले महेंद्र वर्मन ने की थी। ये कौन सा राजा था, पल्लव राजा था, ये भी याद रखना, पल्लव वंश का राजा था, पल्लव वंश का राजा, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग, पल्लव वंश का राजा। तो पत्थरों को तराश कर मंदिर बनाने की शुरुआत करने वाला राजा, ठीक है, पल्लव वंश का पुलकेशिन। ठीक है, जो आप लोगों का पल्लव वंश का जो महेंद्र वर्मन है वो था, ये याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ना फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी बच्चे यहाँ पर में टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, वो लोग जो है फ्रेंड्स, आप लोग 7611101101 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर 9697888444 इस नंबर पे भी आप लोग जो है कॉल कर सकते हो फ्रेंड्स, 888444, जिसके अंदर में आप लोगों को जो बिहार शिक्षक भर्ती है आप लोगों का, ठीक है, 6 to 8 वाली, ठीक है, 9-10 के लिए आप लोगों का, ठीक है, इवन बिहार पीआरटी के लिए भी आप लोगों का कोर्स लॉन्च कर दिया गया है, ताकि जब भी एग्जाम हो तब तक आप लोगों के पास में पूरा कोर्स अवेलेबल रहेगा। ठीक है, DSSS भी जो है फ्रेंड्स, इसके अंदर में जो आपका पीआरटी की बैचेस स्टार्ट हुई हुई है, ठीक है, टीजीटी की बैच स्टार्ट हुई हुई है, उसके अंदर में भी आप कर सकते हो। ओके, तो इन सारी जानकारियों के लिए आप लोग 9697888444 या 7611101101 इस नंबर के ऊपर में कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हो आप लोग। जो भी और आप लोगों के कोई डाउट है, कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है, तो उसके लिए भी आप लोग कॉल कर सकते हो फ्रेंड्स, टीम आप लोगों की पूरी तरह से मदद करेंगी। ठीक है, पीजीटी का अभी नहीं है तेजस कुमार जी, अभी जो है आपका टीजीटी तक के लिए सारी की सारी बैचेस आप लोगों के लिए अवेलेबल है यहाँ पर में। जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को इसके अलावा विराट नारायण मंदिर नहीं कुमारी जी, विराट रामायण मंदिर बन रहा है वहाँ पर में, पूर्वी चंपारण के अंदर में। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को टेस्ट दे रहा हूँ, इस टेस्ट को आप लोग जो है ज़रूर अटेम्प्ट करोगे आप सभी लोग, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा लग जाए कि आप लोगों ने कितना सीखा है। ठीक है, तो जितना भी आप लोगों ने अच्छे से सीखा होगा वो आप लोगों को यहाँ पर में मिल जाएगा। तो मैं टेस्ट आप लोगों को, ठीक है, टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ, बिल्कुल टेस्ट की लिंक मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया यहाँ पर में। सर पढ़ाते हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ये देखिए टेस्ट की लिंक मैंने पिन कर दिया है यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए। ओके, चलिए नीता एक बार कॉल कर देना आप पर में। चलो, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स आप लोगों के पहले पहले कमेंट्स के लिए। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक का बटन जरूर दबा देना फ्रेंड्स, थैंक यू।